Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start our second chapter of biology, which name is biological molecules. And today the topic under discussion will be introduction to biochemistry, importance of carbon and importance of water. Let's start our second chapter of biological molecules. What is biochemistry? Yes, it is a branch of biology which deals with the study of chemical components and chemical processes in living organism. किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स और उनसे होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। यानी आपका जिस्म किन किन केमिकल कंपोनेंट्स का बना हुआ है और आपके जिस्म के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये टर्मिनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री की अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है बायोकेमिस्ट्री को जानना। इस वजह से कि ऑर्गेनिज़म्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिज़म यानी एक पूरे इंडिविजुअल के बॉडी में जितने भी उसके पार्ट्स हैं, उनके अंदर जितने भी फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं वो किन किन केमिकल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हैं, कैसे पता चलेगा जब आप बायोकेमिस्ट्री के साथ इन टच होंगे। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं और किन बायोकेमिकल्स की मदद से हो रही हैं, इसको भी जानने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मसल्स कैसे कंट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर डाइजेशन कैसे हो रही है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन बायोकेमिकल्स की मदद से काम कर रहा है, या प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी केमिकल्स यूटिलाइज हो रही हैं, ये सारी बातें हमें किस इल्म की बदौलत मिलती हैं, जब हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अपने लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और इनऑर्गेनिक जिसमें जस्ट कार्बन होगी या जस्ट हाइड्रोजन, आपस में वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में नहीं पाए जाएंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स मौजूद हो सकती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किस फॉर्म में है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें डीएनए, परफ्यूम, सोप, पेंट्स, कैंडल, नेल पॉलिश रिमूवर, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक में आपके पास साल्ट है, डायमंड है, वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नो डाउट कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं है। तो ये स्लाइड आपको वाज़ेह कर रही है कि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का एक मॉलिक्यूल में होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। यानी एक तो आप लैब के अंदर कोई भी रिएक्शन करते हो और एक वही रिएक्शन अगर बॉडी में होता है तो मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शन होगा जो कि बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी बॉडी में हम यहाँ पे एक सेल को लेंगे तो एक सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। या फिर सम टोटल, यानी दो केमिकल मेटाबॉलिज्म के फर्दर हम दो पार्ट्स करते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो सम टोटल ऑफ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल एट अ गिवन टाइम। बयाक वक्त एक सेल में तोड़ फोड़ के निज़ाम, यानी कैटाबॉलिज्म किसी चीज़ का टूटना, एनाबॉलिज्म किसी चीज़ का बनना। तो इन दोनों का सम टोटल क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब मेटाबॉलिज्म की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म उस वक्त सर्वाइव करता है जब वो इन्वायरमेंट से कुछ केमिकल्स लेता है, उन केमिकल्स को लेकर उनसे फर्दर रिएक्शन कराता है और उससे मज़ीद केमिकल बनाता है अपने लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म के लिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म की बदौलत एक ऑर्गेनिज्म इस काबिल है कि वो इन्वायरमेंट से कुछ केमिकल्स ले और अपने बॉडी के मज़ीद केमिकल बनाए।
सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल है मुसलसल नए सब्सटेंसेस को ले रहा है और उससे केमिकली मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में फर्दर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? दो उसके मकासद हैं, एक तो अपने सेल का मटेरियल बनाना और दूसरा एनर्जी हासिल करना। उसके बाद ये सारा जो निज़ाम है किस वजह से पॉसिबल है? जस्ट ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की फर्दर दो टाइप्स हैं, जिस तरह अभी मैंने बताया, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? ऐसा रिएक्शन जो सिंथेटिक हो, यानी सिंपल सब्सटेंसेस मिलकर कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हो, सादा मालिक्यूल मिलकर कोई पेचीदा मालिक्यूल बना रहे हो, ये आपके पास एनाबॉलिज्म होगा। और दूसरी तरफ अगर एक बड़ा मालिक्यूल टूट रहा है छोटे छोटे सादा मालिक्यूल में, ये आपके पास कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिक रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कैसे होगी? जब एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल टूटेगा छोटे छोटे मालिक्यूल में, उस दौरान ये आपके पास क्या होगी? एनर्जी जो है वो हासिल होगी। दूसरी तरफ जब एक कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल छोटे छोटे मालिक्यूल में टूटेगा, उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत है और कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट इसमें हम अगर एग्जांपल लें कि हमने अगर एक खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, यानी हमने प्रोटीन खाई वो डाइजेस्ट हुई और फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टूट रही है सिंपल अमीनो एसिड में, और इस तरह जो एनर्जी मिलेगी बॉडी उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करेगी। उन्हीं अमीनो एसिड से आपका अपना बॉडी ट्रांसलेशन के थ्रू न्यू प्रोटीन बनाएगा, आपके अपने बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन होगी और न्यू प्रोटीन बनेगी। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी? एनाबॉलिज्म की। और ज़ाहिर सी बात है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक बड़ी प्रोटीन आपके जिस्म ने बनानी है, तो इस दौरान आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटेड इंटरकन्वर्जन क्या है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ हैं, यानी एक तरफ एनाबॉलिक है दूसरी तरफ कैटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ चल रही हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल स्मॉलर मालिक्यूल में टूट रहा है तो उसी दौरान मज़ीद स्मॉलर मालिक्यूल कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने बात की, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगी, अमीनो एसिड दोबारा से प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। अब प्रोटीन जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई है ये वो प्रोटीन है जो आपने यूटिलाइज़ की है, और जो बनी है वो आपकी अपनी बॉडी की प्रोटीन होगी, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट हार्मोन्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये भी आपस में इंटर कन्वर्टेड हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है इन्हीं केमिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रही है। इस स्लाइड में आप देख सकते हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये पूरे चैप्टर का लेआउट है कि जिसमें आपने इंट्रोडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, फैट, ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। इसके साथ वाटर जो कि एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बट इट इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, सो इट्स अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसके बारे में हमने पढ़ना है। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। फिर इनके मोनोमर्स हैं, यानी माइक्रो फॉर्म में, माइक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये हैं। कार्बोहाइड्रेट है तो उसका मोनोमर या माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा? शुगर। लिपिड का फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल होगा। प्रोटीन अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होगा। फंक्शंस भी साथ आप देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इन तीनों का फंक्शन हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है। उसके साथ प्लस कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर मटेरियल में रोल प्ले करेगा, लिपिड्स मेम्ब्रेन्स बनाने में, स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने में, प्रोटीन आपके बॉडी के हार्मोन्स बनाने, स्ट्रक्चर मटेरियल बनाने के अलावा एंजाइम्स बनाने में यूटिलाइज हो रही है, और न्यूक्लिक एसिड के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं और साथ ही इसकी आप एग्जांपल देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखना है कि एक बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल का कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स ये स्लाइड आपने अच्छे से याद भी करनी है। अब आप देखें कि बैक्टीरिया का सेल क्यों लिया गया है, क्योंकि एक तो ये प्रोकैरियोट है, उसके अलावा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मेमेलियन सेल यूकैरियोट की एग्जांपल के साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल है। तो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी हम देख तो एक सेल रहे हैं ना, कंपेयर हम एक सेल का कर रहे हैं, तो देखें दोनों में वाटर इक्वल अमाउंट में है 70%, प्रोटीन
बैक्टीरियल सेल में 15 है, जबकि मेमेलियन सेल में 18 है, ज़्यादा है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी 1% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल के। लिपिड भी हमारे पास ज़्यादा है मेमेलियन सेल में। डीएनए बैक्टीरिया के सेल में ज़्यादा है, जबकि मेमेलियन सेल में कम है। आरएनए बैक्टीरिया में ज़्यादा है और मेमेलियन सेल में कम है। इसी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस तरह एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलाइट ये तकरीबन बराबर अमाउंट में हैं। इसी तरह से इन ऑर्गेनिक आयन जो कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट ये भी बराबर अमाउंट में हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कार्बन जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहले तो देखो कार्बन है क्या। कार्बन बहुत ही जाना पहचाना नाम जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में है कि इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये एक बुनियादी अंसर है। इसकी कई यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और लाइफ में इसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है। तो प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहले ये टेट्रावैलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी का मतलब इसका टोटल अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट शेल है या इसमें आप यूँ कह लें कि इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने के लिए मज़ीद फोर्स की ज़रूरत है, मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 4, हम इसको क्या कहेंगे टेट्रावैलेंट। तो ये बाकी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये आपको दिखाई गई स्लाइड जिसमें कार्बन मज़ीद 4 जो है वो बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर बनाती हैं, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाती हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा बॉन्ड जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच हो और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से हो। दूसरी बात, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये तो आपको पता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, जब 2 एटम सपोज करें कि आपस में बॉन्डिंग कर रही हैं, हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर कोई एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने सिंगल की एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, वाटर मालिक्यूल के जब 2 हाइड्रोजन, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन का मालिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लास्ट लाइन में कार्बन कई एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए हमने कहा कि इसका सेंट्रल रोल है लाइफ में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन इज इट्स स्टेबिलिटी। स्टेबल कब होगा, जब इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होगा, यानी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। इसे कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको शेल कंप्लीट करने के लिए। तो जब एक कार्बन एटम कंबाइन होगा मज़ीद 4 एटम्स या 4 रेडिकल से, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड्स बनेंगे और वो सिमेट्रिकली अरेंज होकर टेट्राहेड्रॉन शेप देंगे। और इस शेप के साथ जो कार्बन एटम है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा और इसी स्टेबिलिटी की वजह से इसको कई सेलुलर कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर मटेरियल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, कार्बन में कौन कौन सी बॉन्डिंग है, तो पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हम देखेंगे। कार्बन एटम अपने जैसे मज़ीद कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या तो वो चेन बना सकता है या वो रिंग बना सकता है। चेन ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पूरा स्केलेटन कार्बन बॉन्डिंग पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखते हैं। इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो आगे मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्कीन और अल्काइन की फॉर्म में है। तो ये वही जो है आपके पास स्लाइड शो हो रही है। कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर्स, इनके साथ मिलकर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं। कार्बन हाइड्रोजन बड़ा फेमस बॉन्ड है और इस बॉन्ड में केमिकल एनर्जी छुपी है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें आप देख सकते हो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, मीथेन का ये फार्मूला है। इस स्लाइड में आपने वही बात कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर या तो अनब्रांच्ड चेन बनाएगा या ब्रांच्ड चेन बनाएगा या एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा।
नेक्स्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल में मौजूद होगा कि जब दो ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान कौन सी एसोसिएशन होगी, कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में होगी। ये स्टूडेंट्स आप कल के यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है कि कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। और अमीनो एसिड्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स और उनके दरमियान ये नाइट्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल भी कार्बन की वजह से बनते हैं। छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर एक लार्ज मालिक्यूलर वेट का मालिक्यूल बनाएंगे तो कार्बन की ही बदौलत ये पॉसिबल होगा। और ऐसे मालिक्यूल वाटर इनसॉल्युबल होंगे जिस तरह सेलुलोज है, फैट्स है और प्रोटीन्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें, फर्स्ट की लाइन में जो ब्लू बॉक्सेस हैं उसमें माइक्रो मालिक्यूल शो हो रहे हैं और नीचे उनसे बनने वाले मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। फर्स्ट किया अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रही हैं, फैटी एसिड मिलकर फास्फोलिपिड्स, फैटी एसिड अकेले नहीं साथ में ग्लाइकोल मिलेगा तो ये क्या बनाएंगे, फास्फोलिपिड बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट से फर्दर मोनोसेक्राइड हैं तो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीसेक्राइड। और इसी तरह से जो हमारे पास न्यूक्लियो बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे जिनसे डीएनए और आरएनए बॉडी का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, मज़ीद क्लियर होंगी आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स पढ़ेंगे आप। तो मैक्रो मालिक्यूल के यूजेस क्या हैं, सारी सी बात है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, ये मैक्रो मालिक्यूल हैं तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज को देख लें तो ये आपकी सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल बनाने में अहम रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से स्टोरेज ऑफ स्मॉल मालिक्यूल्स के जो मैक्रो मालिक्यूल हैं वो स्मॉलर मालिक्यूल को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज ली तो ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लिया आपके लीवर और मसल में। तो ये बड़े बड़े जो मालिक्यूल हैं जब ये मज़ीद स्प्लिट होंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये माइक्रो मालिक्यूल ही देंगे, तो ये एक स्टोरेज भी करते हैं। ये वही लास्ट स्लाइड है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। माइक्रो मालिक्यूल जिस तरह से मैंने अभी बताया, ऐसे मालिक्यूल जिनका मोलेकुलर वेट कम हो, जिस तरह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, वाटर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इसमें आप देखते हो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक स्मॉल मालिक्यूल है जो कि वेरी अनस्टेबल है और इमीडिएटली टूटता है, एक फॉस्फेट रिलीज़ करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसी तरह से इमीडिएट सोर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। सेकेंडली जितने भी माइक्रो मालिक्यूल हैं ना सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी हैं बल्कि माइक्रो मालिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, यानी अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके, प्रोटीन के। इसी तरह से ग्लूकोज बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स के। और इसके अलावा जो हमारे पास फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं डिफरेंट फैट्स के। न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हो माइक्रो मालिक्यूल जो लाइफ में है वही बात, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स और उसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स। ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इनको डिस्कस करेंगे। ये वही बात है माइक्रो मालिक्यूल और उसके उनसे बनने वाले मैक्रो मालिक्यूल के। सिंपल जो ग्लूकोज होगी वो पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड से डिफरेंट प्रोटीन्स, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल मिलकर जो है वो डिफरेंट लिपिड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर क्यों अहम है? तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर है ये बेसिक नीड है, जिस तरह से आपने 5th क्लास से पढ़ा है कि ज़िंदा रहने के लिए खुराक, हवा और पानी चाहिए। तो ये वही पानी है जिसकी आज हमने क्वालिटीज़, करैक्टरिस्टिक पढ़नी है। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि वाटर की अहमियत कि एक तो ये मीडियम ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल लाइफ यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो वाटर मीडियम के अंदर हो रहे हैं। सेकेंडली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोस्टली जो परसेंटेज है वो वाटर पर मुश्तमिल है, यानी 65 to 89% हम किसके बने हुए हैं, पानी के। डिफरेंट अमाउंट्स इन ह्यूमन टिश्यूज़, हाँ तमाम बॉडी के टिश्यूज़ में इसकी जो परसेंटेज है वो सेम नहीं है। तो बोन में सबसे कम है 20% और ब्रेन में सबसे ज़्यादा है 85%। क्या चीज़? वाटर।
जी ये वाटर शो हुआ है, ये हमारे पास वाटर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कि सेंटर में जो लार्ज ये है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेवी ब्लू कलर में हैं। उसके साथ राइट और लेफ़्ट पे 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल शो हुए हैं, जिनका ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन शो हुआ है। तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर का मालिक्यूल बना रहे हैं। ये हमारे पास वाटर के मालिक्यूल हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मिले हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हुई है वाटर मालिक्यूल्स के दौरान। हमारा जो फोकस है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो सबसे पहले बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रही हैं, उनमें वाटर की मौजूदगी मस्ट है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये मीडियम ऑफ लाइफ है। कई रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें वाटर इस तरह से काम करता है कि बड़े बड़े मालिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस करने में, हाइड्रोलिसिस क्या है, पानी की मौजूदगी में टूटना, टूटेगी क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर बहुत अहम रोल प्ले करता है। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन, और इस तरह से क्लोरीन अलहदा हो गया और हाइड्रोनियम के आयन बन गए। सेकेंडली, रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये क्या बनाएंगे, शुगर, और साथ में क्या रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन। तो रॉ मटेरियल के तौर पर वाटर यूज़ हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ बेस्ट सॉल्वेंट, कि चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, इसलिए ये बेस्ट सॉल्वेंट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर पोलर मालिक्यूल है, स्टेबल कंपाउंड है, बेस्ट सॉल्वेंट है। चूँकि ये पोलर मालिक्यूल है, इसलिए ये पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व आसानी से कर लेगा। आयनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर जब आएंगे तो वो डिज़ोल्व होने के साथ साथ 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जिस तरह सोडियम क्लोराइड नमक आपने पानी में हल किया तो सोडियम आयन अलहदा और क्लोराइड आयन अलहदा हो गए। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जब आप डालेंगे तो उनके जो चार्ज्ड ग्रुप्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये भी एक सॉल्वेंट की पिक है कि किस तरह से ये चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हो रही हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ रिएक्शंस इन एक्वस मीडियम, के जितने भी आयंस एंड मालिक्यूल्स सॉल्यूशंस फॉर्म में हैं, रिएक्ट करेंगे दूसरे मालिक्यूल्स और आयन के साथ, यानी आयंस एंड मालिक्यूल्स आर रैंडमली इन सॉल्यूशन एंड रिएक्ट विद अदर मालिक्यूल्स एंड आयंस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी हमारे सेल्स हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जो एंजाइम कैटालाइज कर रही हैं, एंजाइम किस मीडियम में काम करेगा, एक्वस मीडियम में। अगर पानी नहीं होगा एंजाइम काम नहीं करेगा। ये पानी की अहमियत के लिए एक स्लाइड दिखाई गई है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल, चूँकि वाटर एक पोलर इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है, इसके अंदर पोलर मालिक्यूल ही क्या हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं। जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं, जिस तरह से फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये पानी के अंदर हल नहीं होते। यही एक अच्छी बात है कि जितनी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं वो किसकी बनी हुई है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल की। क्यों, पानी की परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा है, मेम्ब्रेन्स डिज़ोल्व ना हो जाएँ, इसलिए मेम्ब्रेन्स किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स की। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लें क्या है। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 सेल्सियस या सेंटीग्रेड। यानी अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड है, उस 1 ग्राम पानी को आप इतना हीट दें कि वो 15 से 16 सेंटीग्रेड पे चला जाए, तो जो दी जाने वाली हीट होगी उसे आप क्या कहोगे, हीट कैपेसिटी। अब इसकी वैल्यू, जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है दैट इज़ ओनली 1, एक हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू है। और इसी वजह से जो और यही वजह है कि जो वाटर है उसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो हीट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। देखिए आपने 1 ग्राम पानी को हीट दी, उसने एब्जॉर्ब की और वो खुद क्या हो गया, 15 से 16 सेंटीग्रेड पे चला गया, खुद हीटअप हो गया, बॉडी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट
विद मिनिमम चेंज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज बहुत कम आएगा और हीट को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी इम्पॉर्टेंस में भी लास्ट पॉइंट में देखें कि वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर या थर्मल स्टेबलाइजर फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटीन्स लिविंग फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। यानी एक पूरे ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनको अचानक से टेम्परेचर में आने वाली चेंजेस को क्या करता है, उनके खिलाफ उनको सेफ करता है कि कोई बाहर से फ्लक्चुएशन ना आए। अगर आएगी टेम्परेचर में तो वाटर उसको एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि ऐसी हीट या अमाउंट ऑफ हीट जो आपको चाहिए लिक्विड को गैस बनाने में, यानी इतना कैलोरीज आपको चाहिए कि आप पर ग्राम वाटर को क्या कर सकें, वेपराइज कर सकें। तो इसकी वैल्यू, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या है, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ये इसकी वैल्यू है हीट ऑफ वेपराइजेशन की। इसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब करता है हीट को और एब्जॉर्ब करके स्टेट चेंज कर देता है, लिक्विड से गैस स्टेट में चला जाती है। फ़र्ज़ किया आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में कितने ml पानी हुआ, 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml में से 2 ml पानी को उड़ा दें, वेपराइज कर दें। अब 2 ml वाटर वेपराइज हो गया, पीछे कितना बचा, 998 ml, 998 ml। वो पानी ठंडा होगा, कितना ठंडा होगा या उसका टेम्परेचर कितना कम होगा, 1 सेंटीग्रेड। तो अब यही बात हो गई कि 1000 में से 2 ml पानी जब वेपराइज होगा तो नीचे कूलिंग इफेक्ट देगा बकाया वाटर वाले एरिया को। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन कूलिंग इफेक्ट शो करती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हो इसकी इम्पॉर्टेंस। पहली बात वही कि प्लांट्स में जब वाटर ट्रांसपायर होता है, ट्रांसपायरेशन इज़ आल्सो वेपराइजेशन। ट्रांसपायरेशन का भी ये मतलब है कि पानी का बुखारात बनकर उड़ना, लेकिन उसमें पौधा इन्वॉल्व है, पौधे का पानी वेपराइज हो रहा है, तो इस तरह पौधे को कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से परस्पायरेशन, यानी एनिमल्स के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट है, हमारा पसीना आना, पसीने का वेपराइज होना और बॉडी को ठंडक महसूस होना। थर्ड वन इज़, इसी वजह से पानी जो है वो रेगुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से रेगुलेशन ऑफ हीट पॉसिबल है। किस में रेगुलेशन ऑफ हीट होगी, जो है ये हमारे पास प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे रेगुलेट करने में इसका बड़ा अहम रोल है। इस स्लाइड में आप देख सकते हो वाटर आयनाइजेशन, के वाटर किस तरह से आयनाइज हो रहा है, आयंस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयन में। प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम इसका मेंटेन रहता है 25 सेंटीग्रेड पे। वाटर में 2 आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो प्योर वाटर में ये दोनों आयंस जो हैं किस रेंज में होंगे, 10 to -7 मोल्स पर लीटर की फॉर्म में। यानी कंसंट्रेशन जो होगी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की, दोनों की 10 to -7 मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन की और 10 to -7 मोल्स पर लीटर हाइड्रोक्सिल आयन की। तो ये 25 सेंटीग्रेड पे इसकी आयोनाइजेशन। इस स्लाइड में भी आप वाटर मॉलिक्यूल को आयोनाइज होता देख रहे हो। आयोनाइजेशन और वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो सकती है कि सेलुलर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, कई सेलुलर रिएक्शन में। प्रोटेक्शन, यस, वाटर इज़ अफेक्टिव लुब्रिकेंट, डैमेज बाय रबिंग से बचाता है कि दो जब मटेरियल आपस में एक दूसरे को रब करती हैं, फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, इसलिए प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स को। वाटर आल्सो फॉर्म फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स। जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द ये फ्लूइड कुशन का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम करे, कोई अचानक से शॉक या ट्रॉमा डैमेज ना करे आपके ऑर्गन को। ये आपके पास ट्रांसपायरेशन की एक स्लाइड है जिसमें जो लीव है उसके ऊपर क्या है, वाटर कंडेंस फॉर्म में मिल रहा है, जो कि ट्रांसपायर होगा, एवापोरेट होगा तो पत्ते को क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये परस्पायरेशन की स्लाइड है कि पसीना आ रहा है और पसीना जब सूखेगा तो आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था थोड़ा लेंथी था, इसको आपने बड़ी पेशेंस के साथ एंड तक सुनना है, समझना है और बुक से दोबारा इसको देखना है। जो इसमें एडिशन है वो आपने नोट करनी है और इसको अच्छे से याद करना है। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।